हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। आज हम एमए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की फर्स्ट यूनिट से है। और ये चैप्टर है रूसो, जो कि रूसो का एक इम्पोर्टेंट थॉट जिसे हम कह सकते हैं, जिसने एक इम्पोर्टेंट थ्योरी दी है। जो क्या है वो आज हम रीड करेंगे। रूसो के सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। रूसो का सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत क्या था, चलिए देखते हैं। रूसो का सामाजिक समझौते का सिद्धांत, जिसे कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत को ही सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत कहा जाता है। सबसे पहले आप ये मेन बात याद रखना, अगर आपके क्वेश्चन में चेंज होकर आता है कि रूसो के सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत की समीक्षा कीजिए या रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की समीक्षा कीजिए, देखिए क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, चलिए। रूसो ने 1762 में सामाजिक समझौता नामक पुस्तक लिखी थी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो कि 1762 में लिखी गई थी। इस पुस्तक में उसने हॉब्स और लॉक के समान ही राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। हॉब्स जो कि एक अच्छे फिलोसफर हुए हैं, लॉक भी एक अच्छे फिलोसफर हुए हैं। उन्होंने उसके समान ही राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में आप पहले भी पढ़ चुके। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, कि राज्य के उत्थान के बारे में जो उन्होंने सिद्धांत दिया था। ठीक है, उसने राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत देने के लिए मानव स्वभाव, उसने ये सिद्धांत देने के लिए किस किस चीज़ का यूज़ किया था, मानव के स्वभाव का, प्राकृतिक अवस्था का, सामाजिक समझौते का वर्णन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, रूसो भी होब्स के समान ही दैवीय कानूनों को कोई महत्व नहीं देता था और उसका कहना है कि राज्य का निर्माण ईश्वर ने नहीं किया है। रूसो क्या मानता था, जो कि आडंबर रचते हैं, ठीक है, जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, रूसो का ऐसा मानना नहीं था। रूसो ये कहता था कि समाज का निर्माण भगवान ने नहीं किया है, ईश्वर ने नहीं किया है। प्रत्येक व्यक्ति में वास्तविक इच्छा और आदर्श इच्छा होती है। वास्तविक इच्छा उसे स्वार्थी, लालची, कामुक तथा घमंडी बनाती है। रूसो का कहना है कि प्रत्येक इंसान के अंदर दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं, एक वास्तविक होती है यानी कि जो एक्चुअल है, और एक आदर्श होती है, आदर्श होता है बनावटी होना। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि हमें जल बचाना चाहिए, बिजली बचानी चाहिए, ये आदर्श है। हमें दूसरों का आदर करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, ये आदर्श वाक्य है। ठीक है, तो वो कहता है कि व्यक्ति में दो प्रकार की इच्छाएं होती है, एक होती है वास्तविक इच्छा, एक होती है आदर्श इच्छा। वास्तविक इच्छा होती है जो उसे स्वार्थी, लालची, कामुक तथा घमंडी बनाती है, यानी कि वो रियलिटी बताती है इंसान के बारे में। और आदर्श इच्छा क्या है, उसे सहयोग और सद्भावना सिखाती है, यानी कि उसे एक तरह से मोरल करती है, उसके अंदर नैतिक विकास करती है। ठीक है, तो आपको जब आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं तो क्वेश्चन को इतना डीप लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में सिर्फ कुछ नॉमिनेटेड लाइनें लिखी जाती हैं जो कि आपके एग्जामिनर पे अच्छा इफ़ेक्ट डालती हैं। ठीक है, तो आपको ये कंप्लीट लर्न करने की नीड नहीं है, आप इसे इतना करेंगे ये सफिशिएंट है। क्योंकि 16 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो आपको 35 to 40 मिनट्स में कवर अप करना होता है। अगर आप इतना लिखोगे तो आप मैटर कंप्लीट नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। आगे चलिए, आगे हम इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। इसकी फीचर्स क्या हैं, फीचर्स विशेषताएं क्या क्या हैं। मनुष्य की स्वतंत्रता को बनाए रखना। देखिए, मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट भी डाला है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट का इतना बेस्ट इम्प्रेशन होता है, जो एग्जामिनर होता है जब वो चेक करता है तो सबसे पहले आपका फ्लो चार्ट ही देखता है कि आपने फ्लो चार्ट में क्या क्या मैटर इंक्लूड किया है। तो नेक्स्ट चलते हैं अब हम, तो ज़रूर से आप फ्लो चार्ट ज़रूर देखना, वो मैंने शॉर्ट्स में डाल रखा है। तो फर्स्ट जो इसकी फीचर्स है वो है मनुष्य की स्वतंत्रता को बनाए रखना, यानी कि मनुष्य स्वतंत्र होना चाहिए। रूसो कहता है कि सामाजिक समझौते की सबसे पहली विशेषता यह है कि उसने अपने सामाजिक समझौते के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त नहीं किया है, यानी कि उसने
ऐसी कोई फीचर्स नहीं डाली है, ऐसे उसने कोई काम नहीं किए हैं कि वो जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त होती। वो कहता है कि राज्य के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समाज समाज किससे बनता है? व्यक्ति से बनता है। अगर व्यक्ति स्वतंत्र है, व्यक्ति के विचार स्वतंत्र हैं, व्यक्ति के कार्य स्वतंत्र रूप से हो रहे हैं, तो एक अच्छे समाज की स्थापना होती है। नेक्स्ट है समानता पर आधारित। समझौते से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इसमें किसी को असमान नहीं रखा गया है और इसमें सभी को समान रूप से लाभ देने की बात कही गई। ये कहता भी समानता पर आधारित होना चाहिए, किसी में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है स्वयं पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन सेल्फ। रूसो ने सामाजिक समझौते में निरंकुश स्वतंत्रता को समाप्त करके नागरिक स्वतंत्रता की स्थापना पर बल दिया है। यह एक प्रकार की नैतिक स्वतंत्रता है जिसमें व्यक्ति को सामान्य इच्छा के अनुसार व्यवहार करने का निर्देश दिया गया है। वो कहता है कि स्वयं पर नियंत्रण, वो कहता है कि जो निरंकुशी, पहले क्या कौन सा शासन होता था? निरंकुश राजा होते थे। ठीक है, यानी कि किसी पे किसी प्रकार को कोई ना कोई अंकुश नहीं लगाना चाहिए। पहले ऐसे राजा होते थे, दूसरों को प्रताड़ित करते रहते थे। ठीक है, उनको यातनाएं देते थे। तो वो कहता है कि निरंकुश होना चाहिए, यानी कि किसी पे हम किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगा सकते हैं। हमें अपने जो हमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। हमें अपनी स्वतंत्रता की वजह से दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना है। आगे है आंगिक प्रकृति। रूसो ने व्यक्ति और राज्य को एक माना है, उसे लोक और होब्स के समान राज्य और व्यक्ति को अलग अलग नहीं माना है। जैसे कि होब्स और लोक ने राज्य और व्यक्ति को अलग अलग माना है। ठीक है, उन्होंने व्यक्ति को अलग स्थान दिया है, राज्य को अलग स्थान दिया है। लेकिन जो रूसो है वो कहता है कि मैंने दोनों को इक्वल रखा है, व्यक्ति को अलग नहीं माना है। इस प्रकार से उसने राज्य की आंगिक प्रकृति का वर्णन किया है। उसने व्यक्ति की इच्छा को सामान्य इच्छा के प्रति समर्पित करके सामुदायिक भावना को जन्म दिया है। वो कहता है कि राज्य से व्यक्ति है और व्यक्ति से राज्य है, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एक नहीं है तो दूसरे का अस्तित्व भी नहीं है। इसलिए उसने कहा है कि जो उसकी फीचर्स में आता है कि आंगिक प्रकृति। ठीक है, इनकी दोनों इक्वल है। नेक्स्ट है अधिकार राज्य में संभव। रूसो ने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को न मानते हुए माना है कि अधिकार राज्य से ही आते हैं। उसका कहना है कि समझौते की स्थापना का उद्देश्य समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की स्थापना करना है। वो कहता है कि जो अधिकार हैं वो कहाँ से आते हैं? राज्य से आते हैं। ठीक है, राज्य, अब आप एक बात सोचिए कि अगर रूल रेगुलेशन नहीं होंगे तो क्या उनको कोई फॉलो करेगा? हर तरफ भ्रष्टाचार फैल जाएगा। ठीक है, हाहाकार मच जाएगी अगर रूल रेगुलेशन नहीं होंगे। जब तक रूल रेगुलेशन है तब तक समाज इसे फॉलो करता है। जिस दिन रूल रेगुलेशन टूट जाएंगे उस दिन भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाएगा। तो ये क्या कहता है कि उसका कहना है कि समझौते की स्थापना का, जब हम इसने समझौते की स्थापना का उद्देश्य जो रखा है, इसने कहा कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की स्थापना करना है। इसका मेन मोटिव है सभी को समान रखना, स्वतंत्र रखना और बंधुत्व यानी कि भाईचारे की भावना को बढ़ाना। नेक्स्ट है निरंतर प्रक्रिया यानी कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। रूसो का कहना है कि यह समझौता एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। देखिए, समाज पहले भी था, आज भी है और आगे भी आएगा, यानी कि कॉन्टिन्यूअसली चलता रहेगा। कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअसली चलने वाली प्रोसेस है। नेक्स्ट है एकता पर आधारित, बेस्ड ऑन यूनिटी। रूसो ने अपना सामाजिक समझौते में संपूर्ण एकता का परिचय दिया है। इनके उसने कहा है कि जब तक यूनिटी नहीं है, उसका कहना है कि इस समझौते में प्रत्येक व्यक्ति शामिल था, इनकी सभी को एक साथ लेके चलना। ये नहीं है कि किसी समुदाय का पार्टीशन कर देना, सभी को एक साथ लेके चलना है। जब एक साथ लेके चलेंगे तभी तो समाज बनेगा। आगे है सामान्य इच्छा पर आधारित, बेस्ड ऑन जनरल विल। रूसो ने राज्य की अपेक्षा समाज की सर्वोच्चता पर बल दिया है। अब देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, रूसो ने राज्य की अपेक्षा
समाज की सर्वोच्चता पर बल दिया है। उसका कहना है कि सभी सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन में है और सामान्य इच्छा पर समाज का नियंत्रण है, व्यक्ति या राज्य का नहीं है। सामान्य इच्छा न केवल न्यायिक है अपितु यह सामान्य भलाई के लिए है। अब राज्य जो कार्य करता है समाज के हित के लिए करता है। कभी भी जो राज्य होता है वो समाज के अहित के लिए कार्य नहीं करता है, हमेशा हित के लिए ही कार्य करता है। हमेशा जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी पब्लिक के सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रभु सत्ता सामान्य इच्छा का क्रियात्मक स्वरूप। एग्जीक्यूटिव ऑफ जनरल विल इज सोवरेनिटी। रूसो ने समाज की सामान्य इच्छा को सर्वोच्च माना है, लेकिन साथ साथ उसका कहना है कि जो इस सामान्य इच्छा को लागू करने का कार्य करता है वह निरंकुश है। जो पीछे एक पॉइंट आया था कि स्वयं पर नियंत्रण वाला पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा सेट होता है कि प्रभु सत्ता सामान्य इच्छा का जो क्या है वो क्रियात्मक स्वरूप है। वो सेम पॉइंट है ये कि हमें क्या करना चाहिए, जो हमें स्वतंत्रता दी गई है, जो समानता दी गई है, जो हमारे कर्तव्य हैं वो उनका हमें पालन करना चाहिए। हमारी समानता हमारी स्वतंत्रता की वजह से दूसरे को हानि नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है शांति स्थापना का उद्देश्य। रूसो का कहना है कि व्यक्तियों ने सामाजिक समझौता किया क्योंकि प्राकृतिक अवस्था की शांति नष्ट हो चुकी थी और प्रत्येक व्यक्ति ने शांति की स्थापना के लिए यह सामाजिक समझौता किया कि जिससे वह अपने अधिकार सुरक्षित कर सके। उस टाइम पे जिस टाइम पे इसने ये थ्योरी दी थी उस टाइम पे ये कहता है कि शांति स्थापना का उद्देश्य क्या था। व्यक्तियों ने सामाजिक समझौता किया क्योंकि व्यक्तियों ने सामाजिक समझौता किस लिए किया, क्योंकि जो प्राकृतिक अवस्था की शांति थी वो नष्ट हो चुकी थी। यानी कि नेचर का ऐसा एनवायरनमेंट हो चुका था कि हर तरफ लोग क्या थे, भ्रष्ट थे। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने निजित्व में लगे हुए थे। निजित्व का मतलब होता है सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। तो उसने क्या किया, उस टाइम पे शांति स्थापना का उद्देश्य कायम किया। नेक्स्ट है राज्य सामाजिक समझौते का परिणाम है। पॉइंट पे गौर कीजिए, राज्य सामाजिक समझौते का परिणाम है। रूसो ने लोक के समान दो समझौतों का समर्थन नहीं किया। उसने दो का किया था, इसने एक का किया है। उसका कहना है कि एक ही सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई। ये कहता है कि एक ही सामाजिक समझौता है, दो हम नहीं लेके चल सकते। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है इसकी आलोचना हमेशा जो विशेषताएं होती है उसके अपोजिट होती है। देखिए, जिस प्रकार से होब्स एवं लॉक ने उनके सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना दार्शनिक रूप से कानूनी और ऐतिहासिक आधार पर की जाती है, उसी प्रकार से रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना निम्न प्रकार से की जा सकती है। देखिए, आप इसके पॉइंट बना सकते हैं। इसकी आलोचना ऊपर लिखिए। आलोचना लिखने के बाद जस्ट आप इसको पॉइंट में कवर अप कीजिए। सबसे पहले डालिए उसने आलोचना किस आधार पर की है, दार्शनिक आधार पर। नंबर 2 कानूनी आधार पर, और तीसरा पॉइंट बनेगा ऐतिहासिक आधार पर। देखिए, कभी भी पॉइंट मत डालना। मैंने आपको वैसे पॉइंट बोल दिया है, लेकिन आपको पॉइंट नहीं डालने हैं, क्योंकि पॉइंट मेंशन करने से एग्जामिनर की जो मेंटेलिटी होती है वो चेंज हो जाती है। आपको सिर्फ ऐसे एरो करना है, ऊपर आलोचना लिखना है और नीचे आपको लिख देना है दार्शनिक आधार पर, कानूनी आधार पर, ऐतिहासिक आधार पर। आप इम्पोर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए। उसी प्रकार से रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना भी निम्न प्रकार से है। सबसे पहले कहता है ये ऐतिहासिक आधार नहीं है। रूसो के सामाजिक समझौते की आलोचना सबसे पहले ऐतिहासिक आधार पर की जाती है। इतिहास में हमें कहीं पर भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जहां पर किसी सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य का निर्माण किया गया हो। ये कहता है कि उसकी सबसे पहले आलोचना ऐतिहासिक आधार पर नहीं है। इतिहास में आप कभी भी देख लेना, जो चीज़ बनी है उसकी आलोचना भी होती है। जिस चीज़ के कोई ना कोई गुण होते हैं उसके दोष भी होते हैं। तो ये कहता है कि इतिहास में हमने कहीं पर भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जहाँ पर किसी सामाजिक समझौते के माध्यम से समाज का निर्माण नहीं किया गया हो। ठीक है, हमेशा समाज का निर्माण किया जाता है सामाजिक समझौते के आधार पर।
नेक्स्ट है मानव स्वभाव का अतिवादी दृष्टिकोण। अतिवादी का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली, कोई चीज़ अधिक हो जाना। अतिवादी का मतलब होता है अधिकता, किसी चीज़ का ओवर होना। ये कहता है कि मानव स्वभाव का अतिवादी, मानव का जो स्वभाव था वो अतिवादी कैसे हो गया था? रूसो ने मानव स्वभाव का अतिवादी स्वरूप लिया। मनुष्य प्रत्येक समय एक जैसा नहीं रहता। वो कहता है कि जो मनुष्य का नेचर वो हर टाइम एक जैसा नहीं रहता, उसका मूड कभी ना कभी तो चेंज होता है। देखिए टाइमली, मनुष्य कोई ऐसा प्राणी नहीं है कि जिसका मूड चेंज नहीं होता है, ठीक है। वो भी एक बुद्धिजीवी प्राणी है, टाइम टू टाइम उसका भी नेचर चेंज होता है। तो कहता है कि मनुष्य प्रत्येक समय एक जैसा नहीं रहता है। वह न तो पूर्ण रूप से प्राकृतिक अवस्था में अच्छा था और न ही वह समाज और व्यक्तिगत संपत्ति के कारण बुरा बन गया है। रूसो की मानव स्वभाव के संबंध में अतिवादी दृष्टिकोण के लिए भी आलोचना की जाती है। तो होब्स और लोग कहते हैं कि कभी भी मनुष्य एक जगह नहीं रह सकता, उसका नेचर चेंज होता ही होता है, ठीक है। लेकिन जो ये हमारे रूसो ये कहते हैं कि उसका दृष्टिकोण तो कभी भी चेंज नहीं होता है, जो कि इसकी एक आलोचना का विषय बन जाता है। नेक्स्ट है आपका राज्य विकास का परिणाम। राज्य विकास का परिणाम क्या है? राज्य की उत्पत्ति हुई ही नहीं, जैसा कि रूसो का कहना है कि राज्य एक ऐतिहासिक और विकासवादी संस्था है जिसका विकास धीरे धीरे हुआ है और इसको वर्तमान स्वरूप तक पहुंचाने में अनेक तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो कहता है कि राज्य की उत्पत्ति हुई ही नहीं, वो कहता है कि एक दैवीय नहीं है, राज्य की उत्पत्ति हुई है। कुछ फिलोसफर कहते हैं कि राज्य, समाज और जो हमारे राज्य है, समाज है और समाज के साथ साथ जो व्यक्ति हैं वो तीनों एक रूप से मिले हुए हैं। लेकिन जो रूसो है, रूसो कहता है कि राज्य की तो उत्पत्ति हुई ही नहीं है, राज्य एक ऐतिहासिक और विकासवादी संस्था है, यानी कि इतिहास है इसका और इसने आगे चलकर विकास किया है, जो कि विकास धीरे धीरे हुआ है और इसको वर्तमान स्वरूप तक पहुंचाने में अनेक तत्वों ने, यानी कि अनेक ऐसे तत्व, अनेक ऐसी चीज़ें हैं जिसने इनको हेल्प की है वर्तमान तक पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट है प्राकृतिक अवस्था का गलत चित्रण। अब कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था दिखाई गई है, यहाँ पे प्राकृतिक अवस्था को इसने बहुत ज़्यादा शो ऑफ किया है। इसने प्राकृतिक अवस्था का गलत चित्रण कि मैंने दिखाया तो कुछ और था, लेकिन जो दूसरे फिलोसफर हैं उन्होंने बना कुछ और दिया है। रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना तर्क के आधार पर, तर्क होता है विचार विमर्श के आधार पर भी की जा सकती है। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था का एक जैसा वर्णन नहीं किया है। पहले वह प्राकृतिक अवस्था का शांतिपूर्ण अवस्था पहले वो क्या मानता था कि जो नेचर की जो सिचुएशन होती है वो एकदम कामफुल होती है, इनकी बिल्कुल शांति प्रिय होती है। बट उसने आगे चलकर क्या किया, देखिए आगे कहता है कि व्यक्तिगत संपत्ति के कारण प्राकृतिक अवस्था की शांति नष्ट हो जाती है। वो कहता है कि जब व्यक्तिगत संपत्ति उसमें इन्वॉल्व होती है तो जो प्रकृति की अवस्था वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आगे विरोधाभास, इसका विरोधाभास क्या है, पैराडॉक्सिस क्या है। रूसो के विचारों में हमें विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो वह सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति मानता है, ठीक है, इनकी एक जो राज्य की उत्पत्ति है वो मानता है कि सामाजिक समझौता है। नेक्स्ट वो क्या कहता है, और संप्रभु को सामान्य इच्छा के लिए बल प्रयोग की आज्ञा प्रदान करके उसे सर्वोच्च मानता है। लेकिन दूसरी ओर क्या है, दूसरी ओर समाज को सामान्य इच्छा का, यानी कि पहले तो वो वास्तविक मानता है और दूसरी बार वो क्या मानता है, सामान्य इच्छा मान लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका विरोधाभास किया गया है। राज्य और समाज दोनों एक ही समय में कैसे सर्वोच्च हो सकते हैं? भाई जो राज्य है और जो समाज है वो एक समय में दोनों डेवलप नहीं हो सकते हैं। राज्य क्या करता है, समाज के लिए रूल रेगुलेशन बनाता है, समाज उसे फॉलो करता है, तो एक साथ दोनों डेवलप कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सामान्य इच्छा की निरंकुशता। अब देखिए ये पॉइंट 2-3 बार रिपीट हो चुका है। रूसो ने अप्रत्यक्ष रूप से एक निरंकुश राज्य की स्थापना पर बल दिया है, यानी कि उसने डायरेक्ट नहीं बोला है, इनडायरेक्टली बोला है कि एक निरंकुश राज्य की स्थापना होनी चाहिए, यानी कि सभी को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, समानता प्राप्त होनी चाहिए,
जाति लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसने व्यक्ति को व्यक्तित्व और इच्छा के प्रति समर्पित करके राज्य और राज्य को सामान्य इच्छा को लागू करने के लिए निरंकुश रूप से कानून निर्माण करने की आज्ञा प्रदान की है। सामान्य इच्छा स्पष्ट नहीं, वो आगे कहता है कि इसकी सामान्य इच्छा स्पष्ट नहीं है। आगे है सामान्य इच्छा स्पष्ट नहीं है। दो यहाँ पे उसने अपनी जो इच्छा है दो प्रकट की थी, एक थी सामान्य और एक थी वास्तविक। ठीक है, रूसो ने जिस सामान्य इच्छा को राज्य की उत्पत्ति का आधार माना है उसे रूसो ने स्पष्ट नहीं किया है। देखिए, सबसे पहले जो भी हम थॉट देते हैं उसे क्या करना होता है, डिक्लेयर करना होता है, उसे एक्सप्लेन करना होता है। लेकिन उसने ना ही तो उस पर एनालाइज किया, उसको विश्लेषण नहीं किया उसने उससे जो भी उसकी इच्छा थी उसको स्पष्ट नहीं किया है। एक और तो वह कहता है कि सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों की इच्छा नहीं है, और दूसरी ओर कहता है कि सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छा का सामूहिक नाम सामान्य इच्छा। वो एक बार कहता है कि सामान्य इच्छा सभी की नहीं है, और दूसरी बार कहता है कि जो आदर्श इच्छा है वो सभी का सामूहिक रूप नहीं है। इनके सभी उसे एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। आदर्श इच्छा सभी के पास नहीं हो सकती है, ठीक है, सामान्य हो सकती है। तो उसने जो सामान्य इच्छा स्पष्ट नहीं की है, ये भी उसकी आलोचना का एक मुख्य कारण बनता है। नेक्स्ट है अतार्किक। अतार्किक क्या है? रूसो ने जिस सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति की बात कही है, उस सामाजिक समझौते की शर्तों को स्पष्ट नहीं किया। सबसे पहले आप अतार्किक का मीनिंग देखिए। अतार्किक का मतलब होता है कि जिसका कोई तर्क नहीं होता है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं होता है, उसने उस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया है। तो ये कहते हैं कि रूसो ने जिस सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताया है वो अतार्किक है, यानी कि उसने उसके बारे में डिफाइन नहीं किया है। जब व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में अपने सीमित अधिकारों का उपयोग करके व्यक्तिगत संपत्ति इकट्ठी करते हैं, तो वे अपने अधिकारों और संपत्ति को स्वेच्छा से छोड़ने को क्यों तैयार होंगे। वो कहता है कि जब इंसान प्रकृति में रहकर, यानी कि इंसान क्या है, पूरी ताउम्र वो मेहनत करता है, संपत्ति धन दौलत कमाता है, लेकिन वो कहता है कि बाद में अगर इंसान छोड़ना चाहता है तो उसे क्यों छोड़ेगा, क्या रीजन होगा, वो छोड़ने को तैयार नहीं होगा। रूसो यह भी कहता है कि समझौते में सभी व्यक्ति शामिल थे, लेकिन जिन लोगों के पास प्राकृतिक अवस्था में अच्छी संपत्ति थी वे क्यों इस समझौते के लिए तैयार हुए। वो कहता है कि पहले तो सभी तैयार थे, फिर कहता है कि जिन लोगों के पास अच्छी खासी संपत्ति थी नेचर के अकॉर्डिंग, तो वो इस समझौते में शामिल क्यों हुए। इसका उत्तर रूसो नहीं दे पाया। ये भी उसकी एक आलोचना का कारण है। आगे है मौलिकता का अभाव। रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की इस कारण से भी आलोचना की जाती है कि उसके विचार मौलिक नहीं थे। सबसे पहले देखिए, हम जब कोई भी थॉट देते हैं तो उसमें मौलिकता बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जब तक हमारे विचार मौलिक नहीं हैं तब तक हम उस टॉपिक पे काम नहीं कर सकते हैं। तो ये कहता है कि उसके विचार मौलिक नहीं थे। नेक्स्ट है पक्षपात एवं पूर्वाग्रह। अब देखिए, पक्षपात और पूर्वाग्रह में क्या है। रूसो ने सामाजिक समझौते में हमें उसके व्यक्तिगत पक्षपात और पूर्वाग्रह भी देखने को मिलता है। रूसो स्वयं एक स्वच्छंद व्यक्ति रहा था और इसी कारण से उसने राज्य से पूर्व स्वच्छंदता का वर्णन करते हुए कहा कि व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में नगण्य रहता है और आदिमानव की तरह घूमता रहता था। अब देखिए, उसने पक्षपात किया है, पूर्वाग्रह किया है, इनके एक दूसरे में उसने डिस्क्रिमिनेशन किया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। किसके अकॉर्डिंग? हॉब्स और लॉक के अकॉर्डिंग। हॉब्स और लॉक कहते हैं कि उसने जो भेदभावपूर्ण नीति अपनाई है वह इसके सामाजिक समझौते की आलोचना का कारण बनती है। अब लास्ट है क्वेश्चन का। देखिए, कंक्लूजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप कंक्लूजन नहीं लिखते तब तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट अटेम्प्टिंग नहीं माना जाता है। तो अंत में कहा जा सकता है कि रूसो एक सामाजिक समझौते के सिद्धांत को एक काल्पनिक सिद्धांत अवश्य कहा जा सकता है। इनके सिर्फ कल्पना मात्र है, ये रियल में लागू ही नहीं होता है। ना ही ये समाज के लिए है, ना ही किसी समुदाय के लिए है, ठीक है, ना ही व्यक्ति के लिए है, ये सिर्फ कल्पना मात्र है। परंतु इस सिद्धांत के माध्यम से उसने दैवीय सिद्धांत की आलोचना की।
देखिए, होब्स ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना की, लेकिन जो हमारे रूसो जी हैं, रूसो ने किसकी की? दैवीय सिद्धांत की आलोचना कर दी। राज्य एक मानवीय संस्था माना है, उसने कहा कि दैवीय संस्था है, लेकिन जो हमारे रूसो है उसने कहा कि मानवीय संस्था है। उसने सर्वसम्मति पर आधारित सरकार का समर्थन किया और लोकप्रिय प्रभुसत्ता के सिद्धांत की वकालत की। सर्वसम्मति, जैसे आप सभी से शब्द से वाकिफ हैं, सर्वसम्मति क्या होता है? यानी कि सभी की सहमति के आधार पर, यानी कि सरकार ऐसी बनाए जिस पे सभी की सहमति हो। यानी कि इसने वोटिंग सिस्टम को नकार दिया, इसने वोटिंग सिस्टम को तो बताया ही नहीं है। उसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को फ्रांस के संविधान में अत्यंत महत्व प्रदान किया गया है। उसके अनुसार जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत है वो फ्रांस के संविधान में अत्यंत महत्व प्रदान किया गया है। आज का हमारा जो टॉपिक था कि रूसो का जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो सबसे पहले आपको उसके बारे में उसका इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके जस्ट बाद आपने पॉइंट ऐसे बना के नहीं लिखने हैं, 1 2 3 4 में नहीं लिखने हैं। देखिए, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है तो बड़ा ही बैड इफेक्ट होता है कि आप जो 1 2 3 4 पॉइंट बनाकर शो अप करते हैं, उससे आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, जो मैंने आपको बीच में भी बताया था। तो आप सबसे पहले उसका जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका इंट्रोडक्शन, जो कि मैंने आपको यहाँ पे 4 से 5 लाइन में बता दिया, ज़्यादा डीप मत जाना। उसके बाद आपको फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट देखते ही उसका एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो जाता है, जो उसका इंप्रेशन होता है बहुत अच्छा होता है। ठीक, जैसा कि मैंने आपको फ्लो चार्ट के बारे में बताया कि फ्लो चार्ट बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्लो चार्ट मैं इस वीडियो के एंड में भी डाल दूंगी, आप उस फ्लो चार्ट को ज़रूर से वीडियो के एंड में वॉच कर लेना, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फ्लो चार्ट बनाने के बाद मान लीजिए फ्लो चार्ट में 10 से 11 पॉइंट आपने मेंशन किए हैं, 10 से 11 पॉइंट आपको डिफाइन करने की नीड नहीं है। आप सिर्फ 4 से 5 6 तक पॉइंट आप डिफाइन कर दीजिए अच्छे से, और कम से ये मान लीजिए कि एक पॉइंट आपको एक पेज पर डिफाइन करने की नीड नहीं है, वरना तो आपका टाइम ओवर हो जाएगा। तो आप एक पॉइंट को मैक्सिमम 4 से 5 लाइन में कर दीजिए डिफाइन, वो सफिशिएंट है। उसके बाद आप इसकी आलोचना लिखिए अगर आपके क्वेश्चन में पूछा गया है तो, अदरवाइज मत लिखिए। उसके बाद लास्ट में आप कंक्लूज़न ज़रूर लिखना, बिकॉज कंक्लूज़न के आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं, अलग से कंक्लूज़न के मार्क्स निकलते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे MA सेकेंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी जानकारी जाननी है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर दूँगी। नेक्स्ट अगेन फिर से मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच।